हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल। जैसे कि जैक बोर्ड का एग्जाम जो बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है वो कल है आप लोगों का। तो आज हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जूलॉजी का, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये सब क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन आ जाए या मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए या सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जूलॉजी का। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय। सबसे पहले तो इंटरफेरॉन्स क्या है? ठीक है, इंटरफेरॉन्स ये आप लोग पढ़े होंगे, किस चैप्टर में पढ़े हो? ये आप लोग पढ़े हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ठीक है, इंटरफेरॉन्स ये जो सिक्रीट करता है, कौन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, देखो अब आंसर तो हो गया ये। ठीक है, फंगल इन्फेक्टेड सेल, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल, प्रोटोजोन ये सब नहीं सीक्रेट करता है। जैसे कि कभी क्या होता है, हम लोग को एड्स हो गया, ठीक है, या कैंसर हो गया। ठीक है, जैसे कि जो भी कोई भी सपोज वायरस एंटर किया, ठीक है, जैसे कि HIV में हमारा वायरस जो इन्फेक्ट करता है, रेट्रोवायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जिसको बोलते हैं हम लोग, सपोज वो इन्फेक्ट किया हम लोग को। ठीक है, अब क्या होगा, वो वायरस जाएगा कोई भी सेल को, अब वो बताएंगे आगे कि अगर क्वेश्चन उससे होगा तो HIV में क्या होता है वो भी हम बताएंगे। पहले हम अभी इंटरफेरॉन्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन में क्या होता है कि जो भी वायरस इन्फेक्ट करता है सेल को, ठीक है, अब सेल को इन्फेक्ट किया, अब सपोज ये सेल है, ठीक है, इसको आके एक वायरस इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये सेल तो इन्फेक्टेड सेल हो गया ना, ये सेल एक इन्फेक्टेड सेल हो गया। अब क्या कर देगा, ये एक ऐसा सब मान लो इंटरफेरॉन ये सिक्रीट करेगा। ये क्या सिक्रीट करेगा? इंटरफेरॉन। क्यों सिक्रीट करेगा? क्योंकि बगल वाले जो सेल्स है, जो हेल्दी सेल्स है, उन लोग को यह बचाएगा वायरस के इन्फेक्शन से। तो हमारा ये बॉडी ही एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेता है कि कोई भी सेल, अगर कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल हो जाता है कोई भी बॉडी में, तो जो बगल वाले सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेरॉन्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोग हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, कि अगर इंटरफेरॉन क्या है वो भी समझ में आ गया, इंटरफेरॉन कौन सिक्रेट करता है वो भी समझ में आ गया, और इंटरफेरॉन किस लिए सिक्रेट होता है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, अब फंगल इन्फेक्टेड सेल क्यों नहीं होगा? अब भाई फंगल इन्फेक्टेड सेल, जैसे वायरस एक है क्वालिटी हमारे सेल का कि अगर वायरस ही इन्फेक्ट करेगा तो ही करेगा सिक्रेट, फंगल इन्फेक्टेड नहीं। अगर फंगस कोई भी इन्फेक्ट करता है ना, हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम वो दूसरे तरह से उसको एक्ट करता है। बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है वो दूसरे तरह से एक्ट करेगा, प्रोटोजोन इन्फेक्ट करता है तो अलग तरीके से एक्ट करता है। तो ये जो क्वालिटी है इंटरफेरॉन सिक्रेट करने का, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल का ही क्वालिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, ठीक है, ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर होते जाए। अब सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है भाई? क्लोनिंग वेक्टर होता है कि सपोज कोई भी एक DNA है, ठीक है, सपोज एक ऐसा डबल स्टैंडर्ड DNA है, ठीक है, DNA है, सपोज ये ह्यूमन सेल का DNA है, ठीक है, ह्यूमन सेल का एक DNA है। अब इस DNA को हम लोग को क्या करना है कि बहुत सारा सेम टू सेम DNA बनाना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक इसको सपोज ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक, वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर एक ऐसा चीज है ना जो किसी चीज को लेके चलता है अपने साथ, एक तरह से ये बोलो कि एक सवारी है। ठीक है, वेक्टर क्या हो गया? एक सवारी है। इस पे क्या करेंगे हम लोग, इस DNA को लाइगेट करते हैं। ठीक है, ये DNA ऐसे आ गया, और ये चीज को हम लोग एक ह्यूमन बॉडी में, या जिस बॉडी में हम लोग को उसका क्लोन बनाना है, या कोई भी बैक्टीरिया में भी हम लोग ये चीज को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या डाल देते हैं, तो वहां से हम लोग का ये सेम टू सेम DNA बहुत सारा बन जाता है। ठीक है, सेम टू सेम DNA क्या होगा, बहुत सारा बन जाएगा। तो इसी को बोल दिया हम लोग क्लोनिंग वेक्टर। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या RNA का भी क्लोनिंग वेक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। पता है ना सेंट्रल डोग्मा, DNA से क्या बनता है? RNA। RNA से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये मेनली बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो और ये चीज जो है वो जेनेटिक्स में पढ़ता है, बट अगर जेनेटिक्स पढ़ोगे तो ही बायोटेक्नोलॉजी समझ में आता है। ठीक है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर बता दिया। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? अब कौन, आरएनए कभी है नहीं, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बहुत अनस्टेबल होता है, इसी वजह से क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता है, और ये कोई भी फॉलो भी नहीं करता है जो भी क्राइटेरिया है क्लोनिंग वेक्टर का। मीजोजोम, मीजोजोम क्या होता है? बैक्टीरिया में जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसको ही हम लोग मीजोजोम बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम पता है ना, 60S 40S, ठीक है, ये सब होता है राइबोसोम, जो प्रोटीन करता है, ये एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो ये सब नहीं, क्या होगा? प्लाज्मिड। भाई देखो, हम हर एक ऑप्शन को तुम लोग को एक्सप्लेन करें कि क्यों नहीं होगा, ये भी तो पता होना चाहिए कि क्यों नहीं होगा। हो सकता है कोई और क्वेश्चन आ जाए और कोई और क्वेश्चन में मीजोसोम, सपोज कोई और क्वेश्चन हो जिसमें मीजोसोम आंसर हो, अब पता ही नहीं है मीजोसोम क्या होता है, तो इसी वजह से मीजोसोम क्या होता है बताएं, राइबोसोम क्या होता है बताएं, आरएनए क्या होता है बताएं, और प्लाज्मिड क्यों होता है वो भी बताएं। कि प्लाज्मिड क्या होता है ना, कि बहुत अच्छा क्राइटेरिया फॉलो करता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि इसके पास ओरी साइट भी होता है, सेलेक्टेबल मार्कर्स भी होता है, ज्यादा सेलेक्टेबल मार्कर नहीं, बहुत फ्यू सेलेक्टेबल मार्कर होता है, जो एक क्लोनिंग वेक्टर के क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसमें क्या आंसर हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर, आंसर क्या हो गया? प्लाज्मिड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है कि लो ऑक्सीजन सप्लाई में हम लोग प्रोसेस करते हैं कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करने के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट सुनते ही क्या मन में आता है? कार्बोहाइड्रेट सुनते ही ग्लूकोज दिमाग में आता है ना, कार्बोहाइड्रेट सुनते ही क्या आता है दिमाग में? ग्लूकोज, ठीक है। अगर ग्लूकोज को कम ऑक्सीजन सप्लाई, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो क्या बनाएगा? ठीक है, इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई में करते हैं ना, तो H2O और CO2 बनाता है, ठीक है। मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई में करेंगे तो क्या बनाएगा? H2O और CO2 बनाएगा। लेकिन अगर मिनिमम ऑक्सीजन सप्लाई में करते हैं तो क्या बनाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आंसर क्या हो गया? विच सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। आंसर क्या हो जाएगा? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कब होता है? जब मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई। इथेनॉल और ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं ना, तो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन ही काट दो। देखो ये सब ऐसे ट्रिक है, ठीक है। अगर नहीं भी पता है ना कोई चीज की यही आंसर होगा, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का क्या तरीका है कि अगर कोई ऑप्शन तुमको थोड़ा तो नॉलेज होगा ना, ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होगा कि भाई फर्मेंटेशन में कभी ऑक्सीजन तो बनता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन दोनों तो कट गया। अब ऑप्शन कंफ्यूज किस में हो गए? ये दोनों में ही कंफ्यूज हो गए। अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो ऑप्शन क्या बचता है? ये ऑप्शन ही बचता है, ठीक है। नहीं भी पता है फिर भी हम लोग आंसर सही करके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, चलो। On which day of menstrual cycle does ovulation occur? अब ये जो ट्रिक बताया ना, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके लिए एप्लीकेबल है। आप लोग का एग्जाम है, नहीं भी कोई क्वेश्चन पता है ना, क्योंकि देखो निगेटिव मार्किंग तो है नहीं बोर्ड में, ठीक है, तो नहीं पता है क्वेश्चन फिर भी आप लगा के आओ, ठीक है। हल्का सा भी पता है, दो ऑप्शन को साइड कर दो, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। On which day of menstrual cycle does ovulation occur? ओवुलेशन क्या होता है बेटा? ओवुलेशन कब अकर होता है? ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम या सेकेंडरी oocyte, ठीक है। आप लोग वीडियो डाले हैं हम, ठीक है, रिप्रोडक्शन का, उसको देखना, उसमें भी हम बताए हुए हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जब निकलता है, या बोल लो रफ लैंग्वेज में ओवम जब निकलता है, ठीक है, ठीक है। जब सेकेंडरी oocyte निकलता है ओवरी से तो उसको बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है। अब ओवुलेशन कौन सा डे होता है? 14th डे पे ओवुलेशन होता है, ठीक है। जैसे किसी का साइकिल 1 to 28 डेज का है ना, या 1 to 30 डेज का है, लेकिन जो ओवुलेशन होगा वो 14th डे पे ही होगा। साइकिल का मतलब नहीं है अगर 30 दिन का साइकिल है या 28 दिन का साइकिल है, तुम्हारा ओवुलेशन 14th डे पे ही होगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन अकर। अब ओवुलेशन कब हम बता दिया? 14th डे। अब देखो यहाँ पे 14th डे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ दिन, 4 दिन पीछे 4 दिन आगे, ऐसे, ठीक है, ये ट्रिक है। अब कौन सा होगा? अब ये क्या आ गया? ये आ गया ना 12 to
16 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 12 to 18 डेज भी होता ना आंसर में तो भी हम लोग लगा के आते हैं, ठीक है, लेकिन अभी दिया हुआ 12 to 16 डेज, क्योंकि यहाँ पे 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, तो ये आंसर होगा। ये आंसर क्यों नहीं, क्योंकि इसमें तो 14th डे आएगा ही नहीं। ये आंसर क्यों नहीं, इसमें भी 14th डे नहीं आया। ये आंसर क्यों नहीं, क्योंकि ये भी 14th डे नहीं आया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 to 16 डेज ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following is not a nitrogen fixing organism? देखो कोई भी प्लांट है ना, देखो सपोज कोई भी प्लांट है, ठीक है, इसका रूट्स है, ठीक, इसमें रूट नोड्यूल्स, ठीक है। अब सॉइल है, ठीक है, सॉइल्स में बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में ही, तो क्यों चाहिए उसको भाई नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म? क्योंकि क्या होता है ना कि प्लांट जो है ऑक्सीजन तो ले पाता है ऐसे ही, लेकिन नाइट्रोजन लेने के काबिल नहीं रहता है ऐसे। इसी वजह से इन लोगों को जरूरत पड़ता है बैक्टीरियाज का, जो ये नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करे और प्लांट आराम से सॉइल से ले सके, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा कोई भी बैक्टीरिया सॉइल में, और वो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट लेगा। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? एनाबी, देखो पढ़े होगे माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, एनाबेना, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम, ये तीनों क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। कोई लेग्यूमिनेसी में, कोई नॉन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में ये सब ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया भाई, पारामीशियम बच गया ना, पारामीशियम बच गया, तो पारामीशियम आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं नाइट्रोजन फिक्स कर पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। देखो चैप्टर पढ़ो, चैप्टर में तुम्हारा लास्ट जो माइक्रोब्स वाला लास्ट का जो पेज है एनसीईआरटी का, उसमें दिया हुआ है एग्जांपल्स कौन कौन सा फिक्स करता है, ठीक है। उतना घबराने का जरूरत नहीं है, नहीं भी चैप्टर पढ़ रहे हो भाई, ये क्वेश्चन पता है कि ये तीन, अगर कभी आ जाएगा क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये तीन ऑप्शन में बस ये ऑप्शन दिया हुआ है और बाकी कुछ और दिया हुआ है, तो ये लगा के आओ, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन से क्या पता चला कि तीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन, एनाबेना, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। तो ये भी चीज याद हो गया। हम लोग इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में भी पता चल गया, नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन ही है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। Which of the following chemicals is a constituent of oral contraceptive pills? ठीक है, अब oral contraceptive pill क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताए हैं हम कि oral contraceptive क्या होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है तुम्हारा, कौन सा एग्जाम्पल, सहेली, ठीक है। देखो ये सब पिल्स क्या होता है ना, ये सब पिल मिक्सचर होता है कुछ कुछ हार्मोन्स का, ठीक है। अब ये सब पिल क्यों यूज करते हैं, जैसे कि सपोज किसी फीमेल को प्रेगनेंसी अवॉइड करना है, ठीक है, मैरिड फीमेल है जिनको प्रेगनेंसी अवॉइड करना है, तो क्या करती हैं हम लोग डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, या फिर आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहा है कि पिल्स के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिल्स में क्या होता है कि कुछ कुछ हार्मोन्स का आपको कंपोजिशन देता है, जो क्या करता है, इनहिबिट करता है, ओवुलेशन को ही इनहिबिट कर देता है, मतलब आपको ओवम नहीं होने देगा, ओवम मतलब ओवुलेशन नहीं होने देगा, या फिर यूट्रस का कंडीशंस फेवरेबल नहीं कराएगा प्रेगनेंसी के, मतलब जैसे कि जाइगोट जो जाके इंडोमेट्रियम में जाके वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेजिनेट करता है, तो वो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन, इम्प्रॉपर कंडीशंस कर देगा वो सब हार्मोन्स। तो इस सहेली जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन आप लोग पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो पिल है वो हार्मोन्स है, वो एक मिक्सचर है, सहेली में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ओवुलेशन को इनहिबिट करेगा, या फिर सर्विक्स के म्यूकस को थोड़ा ये कर देगा, क्या बोलते हैं उसको, थिक कर देगा, ठीक है। या फिर आपका जो यूट्रस का कंडीशन है, ठीक है, यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम जिसमें इम्प्लांट होता है, ठीक है, ये सब को भी थिन बना देगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन ही क्या करता है, इंडोमेट्रियम को थिक बनाने का काम करता है। इस वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्टिट्यूएंट, अब क्या हो गया, आंसर क्या गया, प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो कुछ कुछ पिल्स में ना प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों मिक्स भी रहता है, और कुछ कुछ पिल्स में
प्रोजेस्टेरॉन अकेले भी काम कर लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर कभी आए प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, वो आंसर भी सही है, और प्रोजेस्टेरॉन अकेला भी सही आंसर है। रिलैक्सिंग नहीं होगा, रिलैक्सिंग का अलग काम है, जैसे कि सर्विक्स को डायलेट करने का काम है। प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोलैक्टिन एक मिल्क हार्मोन है, मिल्क फॉर्मेशन लैक्टेटिंग हार्मोन है, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन। ऑक्सीटोसिन क्या है? कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, ठीक है, कि कभी जैसे जो पार्चुरेशन हो जाता है उसके बाद जो लैक्टेटिंग मदर्स है उन लोगों में ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन मिलता है, और प्रोलैक्टिन तो ज्यादा फॉर्म में मिलता है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अब चलो ये समझ में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव। तो क्या हो गया? प्रोजेस्टेरॉन, जो बहुत सारा इनहिबिट करता है, ओवुलेशन इनहिबिट करेगा, यूट्रस के कंडीशंस को भी अनफेवरेबल करेगा, ठीक है, ये सब करता है। तो इसी वजह से आंसर क्या जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलो, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, ठीक है, 3N होता है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है? पढ़े होगे वो चैप्टर में, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है? ट्रिप्लॉइड, ठीक है। फॉर्म्ड, देखो अब मैम 2N क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्म्ड बोल रहा है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तभी बनता है जब सेंट्रल न्यूक्लियस जो होता है ना, सेंट्रल न्यूक्लियस जो 2N होता है, उसको मेल गैमेट आके फर्टिलाइज करता है, जो N होता है, तो बनेगा क्या? 3N, ठीक है। तो हो गया ट्रिप्लॉइड आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Plasmids are extra chromosomal genetic material of which of the following? Plasmid, ठीक है। देखो हम पहले भी अभी क्वेश्चंस डिस्कस करने टाइम पहले भी बताया कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड भी एक तरह से एक वेक्टर है, ठीक है। प्लाज्मिड से अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों? क्रोमोसोम तो पता है ना, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियाज में ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर भी यूज करते हैं बहुत सारा DNA को क्लोन करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से क्या बोलेंगे हम लोग कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब बैक्टीरिया में एक अपना क्रोमोसोम तो प्रेजेंट ही है, ठीक है, एक क्रोमोसोम तो इसके पास प्रेजेंट ही, एक प्लाज्मिड एक्सटर्नल एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। अब इसी को हम लोग यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैक्टीरिया आंसर हो जाएगा। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हो जाएगा आंसर बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया? देखो मलेरिया, ठीक है, मलेरिया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, बट एक जैसे कि बता रहे हैं हम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इसको बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियम, ठीक है। देखो ये सब एक बहुत सारा है, ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में ये वाला है, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ही जो होता है ना, वो हम लोग का मलेरिया कॉज कराता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम आंसर। अब देखो इसमें और ऑप्शंस है, एस्कैरियासिस, साल्मोनेला और राइनोवायरस। अब ये सब का भी हम लोग देखते चलेंगे कि क्या कराता है, ठीक है। ठीक, ये क्या कॉज कराएगा? एस्कैरियासिस डिजीज का नाम है ये। देखो एस्कैरियस ऐसा है ना, तो ये याद करने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, कि अगर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एस्कैरियासिस, तो आंसर क्या चला जाएगा? एस्कैरिस, ठीक है। अब साल्मोनेला टाइफी एक है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जो क्या कॉज कराता है? टाइफाइड कॉज कराता है। क्या कॉज कराता है? टाइफाइड, ठीक है। तो अगर कभी पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड, तो क्या आप करोगे? साल्मोनेला, ठीक है। राइनोवायरस क्या कर, HIV जो होता है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस,
तो ये जो HIV जो HIV एड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी डिजीज या सिंड्रोम, तो ये कौन कॉज कराएगा? राइनो वायरस HIV, ठीक है। राइनो वायरस एक मतलब एक है तुम्हारा पूरा ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिसमें एक HIV उसका टाइप है, ठीक है। तो अगर पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स, तो क्या जाएगा आंसर? राइनो वायरस, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन क्या है अभी? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, तो आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? प्लाज्मोडियम, ठीक है। इस क्वेश्चन में ही हम लोग 1 2 3 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि राइनो वायरस कैसे होगा, साल्मोनेला कैसे होगा, एस्केरियस कैसे होगा, प्लाज्मोडियम कैसे होगा, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा। राइनो वायरस का क्या हो गया? एड्स, क्या कॉज कराएगा? एड्स, और एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल राइनो वायरस का HIV। साल्मोनेला क्या कॉज करा लेगा? जो साल्मोनेला का एक एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफी, क्या कॉज कराएगा? टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम क्या कॉज कराएगा? मलेरिया, मलेरिया, ठीक है। एस्कैरिस क्या कॉज कराएगा? एस्कैरियासिस, ठीक है, ये कॉज कराएगा एस्कैरियासिस, ठीक है। तो हम लोग सारा का देख लिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। At which state does oogenesis start in human female, ठीक है। अब oogenesis कब स्टार्ट होता है? ठीक है, oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है? ये at the time of birth, मतलब पहले से भी एम्ब्रियो में भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेंगे हम लोग। अब इस एक और क्वेश्चन आता है, अगर कभी पूछ दिया एट विच स्टेट डज स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस, तब क्या बोलोगे तुम लोग? स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है? मेल में होता है। oogenesis किस में होता है? फीमेल में होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में बोलेगा? कब होगा? कब होगा? ये हो गया प्यूबर्टी टाइम, प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। एट द टाइम ऑफ oogenesis कब होता है? एट द टाइम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही, लिख दो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम ही तुम्हारा oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मेनार्की क्या है? मेनोपॉज क्या है? ये भी देखते चलते हैं यहाँ पे। मेनार्की क्या है? मेनार्की कब बोलते हैं? मेनार्की, मेनार्की, ठीक है, मेनार्की बोल देंगे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तब बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तब बोलते हैं उसको मेनार्की। मेनोपॉज कब बोलते हैं? मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज होता है जब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया तो मेनोपॉज बोल देंगे, और मेनार्की हो गया तुम्हारा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोल देंगे मेनार्की, ठीक है। तो ये भी पता चल गया मेनार्की क्या होता है। देखो नहीं भी चैप्टर पढ़े हो, ये क्वेश्चन जाके जो MCQ, तो हम बता रहे हैं कि सही करके आओगे, ठीक है। तो मेनार्की क्या हो गया, मेनोपॉज क्या हो गया, समझ में आ गया। तो इसीलिए ये आंसर नहीं हो, ये भी आंसर नहीं हो, क्या हो गया? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्ज होल्स इन स्विस चीज, ठीक है। अब ये किस में है भाई? माइक्रोब्स पढ़ो, माइक्रोब्स में है ये वाला। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, माइक्रोब्स चैप्टर का क्वेश्चन है। लार्ज होल्स इन स्विस चीज, देखो टॉम एंड जेरी देखे होगे ना, टॉम एंड जेरी में एक चीज रहता है जिसमें बहुत बड़ा बड़ा होल्स होता है, यही है भाई स्विस चीज, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्विस चीज यही है। इसमें ये सब जो लार्ज होल्स बनता है वो कौन बनाता है? कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? तो याद करने का चीज है। अब हम इसमें क्या तुम लोग को समझाएंगे? आंसर हो गया प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। मैम ये क्या कराता है, ये क्या कराता है, ये क्या कराता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी क्या पता है ना, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कराता है। अगर कभी पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, तो करा सॉरी एसिटोबैक्टर एसिटी नहीं, एस्परजिलियस नीगर कराता है बेटा, एस्परजिलियस नाइगर कराएगा सिट्रिक एसिड, ठीक है, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटी
तुम्हारा क्या कराएगा, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कराएगा। क्या कराएगा, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड क्या कौन प्रोड्यूस कराएगा, एस्परजिलियस नीगर प्रोड्यूस कराएगा। ये भी आता है, जैसे कभी कभी क्या हो गया ना, मैच द फॉलोइंग में दे देता है तुम लोग को। ठीक है, अभी एमसीक्यू डिस्कस करें इसलिए मैच द फॉलोइंग नहीं डिस्कस कर सकते, बट फिर भी हम बता रहे हैं कि एस्परजिलियस नीगर जो होता है वो सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम हो गया तो पेनिसिलिन। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या कराएगा, ये यूज होता है फर्मेंटेशन में। ठीक, फर्मेंटेशन में। ठीक है, ठीक, फर्मेंटेशन में। और प्रोपियोबैक्टीरियम सेरेमनी हो गया तुम्हारा स्विस चीज। ठीक, तो आंसर हो गया ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज कैटेगराइज्ड एज, जैसे मिल्क में मिल्क ही कर्ड बनता है। ठीक है, इस पे कौन बैक्टीरिया एक्ट करता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अब देखो कभी क्या होता है कि मिल्क में हमेशा थोड़ा सा हम कर्ड डालते ही हैं। ठीक है, इसको क्या हम लोग एज अ बोलते हैं, इनोक्यूलम बोलते हैं। ठीक है, इनोक्यूलम। ठीक है, तो कर्ड एज अ थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में, जो हम लोग उसको एक कॉमन टर्म देते हैं इनोक्यूलम, वो हम लोग डालते हैं मिल्क में तो फिर कर्ड बनता है। ठीक है, अब कौन सा, अब ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है, ये कैसा बैक्टीरिया है, ये है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। आंसर क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो है जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म में ही फीड करता है, मतलब कोई भी, और जैसे हम लोग खाना खाएं तो वो जो खाना खाएं वो उसमें फीड करेगा। हम लोग के जैसे गट में ही हम लोग का लैक्टोबैसिलस रहता है, और बहुत हेल्पफुल बैक्टीरिया है हमारा गट के लिए, जैसे डाइजेशन ये सब कराने के लिए अच्छा बैक्टीरिया है। ठीक है, गुड बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस क्या हो गया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाए विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। आर्के बैक्टीरिया पढ़ोगे, जो सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, सबसे पहला बैक्टीरिया वही है आर्के बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ये हम लोग को इसमें भी यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी यूज होता है, विद द हेल्प नाइट्रोजन फिक्सिंग कराता है, और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, चलो मतलब ये अभी क्या हो गया, आंसर क्या हो गया इसका, लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, ये खुद का फूड नहीं सिंथेसाइज कर पाता, इसी वजह से इसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13th क्वेश्चन। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या है पहले। ठीक है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मिथेनोजेंस भी बोलते हैं इसको, मिथेनोजेंस। ठीक, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, और ये एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक। ठीक, एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे नहीं होता, जहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा वहां प्रेजेंट होगा ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो कहा, र्यूमेन ऑफ कैटल नॉट फाउंड इन पूछा है। ठीक है, नॉट फाउंड इन। ठीक है, र्यूमेन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होता है, गोबर गैस में भी प्रेजेंट होता है, बॉटम ऑफ वाटर लॉक्ड पैटीफिल्ड इसमें भी प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, एक्टिवेटेड स्लज में प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इसी वजह से एरोबिक। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिवेटेड स्लज में एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इसी वजह से मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि मिथेनोजेनिक क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, र्यूमेन ऑफ कैटल, गोबर गैस, बॉटम ऑफ वाटर, लॉस्ट पैडी फील्ड्स, यहाँ प्रेजेंट होगा। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, जैसे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करता है ना, तो वहां पे एक्टिवेटेड स्लज आता है, उसको जाके पढ़ो, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, उसमें समझ आएगा एक्टिवेटेड स्लज क्या है। देखो अब बता दे रहे हैं हम, फिर भी एक्टिवेटेड स्लज क्या है। एक्टिवेटेड स्लज, जब हम लोग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो एक करते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक,
सेकेंड क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक ठीक है। थर्ड हो गया तुम्हारा टर्शियरी ट्रीटमेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो भी सेडिमेंटेशन, जैसे कि जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस होता है ना, जैसे कि कोई गंदा पानी है, ठीक है, उसमें कोई फ्लोटिंग डेब्रिस है तो उसको हटाने के लिए हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें एक सेडिमेंटेशन आता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, एक फ्लॉक्स सुने होंगे, फ्लॉक्स, फ्लॉक्स क्या होता है, फंगी प्लस बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लॉक्स, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ये क्या करता है तुम्हारा कि ऑक्सीजन के हेल्प से जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे उस वाटर में, उसको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, ठीक है। अब डिग्रेड कर देगा जब, तो क्या हो गया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो कम हो गया ना उस वाटर का, तो वो वाटर क्या हो गया, बहुत हेल्पफुल हो गया, पी भी सकते हैं उसको। तो यही जो फ्लॉक्स होता है, जब जैसे सपोज अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या बना, एक इफ्लुएंट बना, ठीक, और एक नीचे जमा हुआ, क्या बोलेंगे उसको, स्लज, ठीक ठीक ना। एक इफ्लुएंट मतलब ऊपर वाले को इफ्लुएंट बोलते हैं ना, जैसे कि कोई भी पानी है, ठीक है, अब ये सपोज पानी है, तो अब ये जो नीचे कुछ जम गया, ठीक है, और ये ऊपर, तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, इफ्लुएंट, ठीक। अब ये जो नीचे वाला जम गया ना, यही है एक्टिवेटेड स्लज। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो जमा नीचे वाला जो सेडिमेंटेड पार्ट है वो हो गया स्लज, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लॉक्स प्रेजेंट होता है। यही हम लोग वापस से एज इनोक्यूलम वापस से डालते हैं, वापस से जब कोई और वाटर ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यही फ्लॉक्स वापस से यूज करेंगे, उसमें थोड़ा सा डाल के, ताकि एज जैसे कि मिल्क में और कर्ड में करते हैं ना, तो मिल्क में जैसे कर्ड डालता है, वैसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब करेंगे तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज, जब पहले वाला वाटर जो ट्रीट किए थे उसका जो बचा होगा, उसका छोटा सा पार्ट वापस से जो नया वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे उसमें डालते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड स्लज। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो गया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट नहीं होता, एक्टिवेटेड स्लज में प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं प्रेजेंट होता? क्योंकि वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The vitamin whose content increases following the conversion of मिल्क इंटू कर्ड। अब इसमें देखो याद करने का है कौन सा विटामिन इंक्रीज होता है, विटामिन B12 इंक्रीज होता है। इसीलिए बोला जाता है कि मिल्क से बेटर है कौन, कर्ड, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वांटिटी, एक विटामिन B12 भी बढ़ जाता है और ये हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, वेक्टर ऑफ डेंगू फॉर डेंगू फीवर, वेक्टर ऑफ डेंगू फॉर डेंगू फीवर कौन है? अब देखो, मेल है, फीमेल, ठीक। मेनली देखोगे फीमेल ही जो होती है ना, जो भी डेंगू की फीमेल ही है जो कॉज कराती है, ठीक है। तो अब मेल तो काट ही दो, मेल कट गया, ठीक है। अब एनोफिलीज होगी कि एडीज होगी? तो कौन होगी, एडीज होगी। एनोफिलीज किस में होती है? जैसे कि जो मलेरिया कॉज होता है ना, मलेरिया में जो मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही कैरियर होती है, तो डेंगू में कौन हो जाएगी, फीमेल एडीज मॉस्किटो हो जाएगी। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या कराती है, फिलियारियासिस, ठीक है, ये कॉज कराती है। इसकी एक मतलब एक कैरियर होता है ना, मॉस्किटो कैरियर है एक तरह से, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो कॉज करता है वो अलग है, लेकिन जो कैरियर है वो कौन है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो वेक्टर, वेक्टर मतलब जो कैरियर है, सवारी, वेक्टर ऑफ डेंगू फॉर डेंगू फीवर इज फीमेल एडीज मॉस्किटो, ठीक है। आंसर ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। द डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट कंफर्म्स टाइफाइड। अब टाइफाइड को कौन ये कराता है, किससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं? तो एक है तुम्हारा, नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन देखो, विडाल कहाँ है, विडाल। एलिसा तुम्हारा जैसे कि कैंसर वैंसर में यूज करते हैं, ठीक है, इम्यूनो लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ऐसे लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे इसका फुल फॉर्म है एलिसा का, ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस जैसे कि जब भी एम्ब्रियो होता है ना, ठीक है, ये एक कवर होता है, इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड होता है जो इसको बचाता है, शॉक से बचाएगा,
ठीक है। जैसे कि मदर कभी भी ज्यादा कोई योगा कर रही है, कोई एक्सरसाइज कर रही है, तो बेबी को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, यही कोई फ्लूइड होता है जो बचाता है। अब इसमें हम लोग इंजेक्शन डाल के इस फ्लूइड को निकालते हैं और इसका टेस्ट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है कि जो ये एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, इसी ये फ्लूइड जो होता है ना, वो कौन सा फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड से जब इंजेक्शन से निकाल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग, एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ क्या पूछा, डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कंफर्म्स टाइफाइड, तो क्या हो गया, विडाल हो गया, एलिसा भी बता दिया, एलिसा का फुल फॉर्म, एमआरआई भी बता दी और एमनियोसेंटेसिस भी बता दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन diseases if there a substantial increase in the activity of mast cell observed in the human body, पूछ रहा है कि किस डिजीज में, नीचे दिए हुए कौन से डिजीज में मास्ट सेल का एक्टिविटी जो होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो जब तुम लोग एड्स पढ़ोगे उसमें पता चलेगा कि जो HIV होता है ना, वो सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करता है, मास्ट सेल को ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है। मास्ट सेल को ही इन्फेक्ट करता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलने लगता है, फैक्ट्री ऑफ वायरस, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ वायरस बोलने लगता है मास्ट सेल को। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एड्स। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिजीज इट देयर अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एड्स। एस्कैरियोसिस नहीं होगा, पता है, एलर्जी भी नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, एड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रोबायोटिक्स, देखो आजकल मार्केट में बहुत सारा दवाई मिल रहा है, प्रोबायोटिक्स हो गया, ठीक है। कि क्यों लेते हैं, क्योंकि गट हेल्थ को अच्छा, मतलब स्टमक हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो क्या है, न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जन, एलर्जन है क्या, प्रोबायोटिक्स एज सप्लीमेंट लेते हैं तो एलर्जन थोड़ी होगा, सिर्फ एंटीबायोटिक, प्रोबायोटिक है, कुछ तो नाम से देखो, प्रो और बायोटिक, एंटीबायोटिक तो नहीं होना चाहिए। अब फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं, लाइक माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट कैंसर इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, देखो माइक्रोब्स वाइक्रोब्स ये सब नहीं है। प्रोबायोटिक क्या है ना, इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स जो अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है, वो होते हैं प्रोबायोटिक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारा स्टमक को हेल्दी रखते हैं, या फिर हमारा न्यूट्रिएंट जैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी बॉडी में भी बढ़ाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, बताए थे कि मार्केट में मिल रहा है बहुत सारा दवाई के रूप में, तो लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। द टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रेटेड बाय बैसिलस thuringiensis कौन है भाई, ट्यूबुलिन, भाई ट्यूबुलिन क्या है, सेल ऑर्गेनेल है ना। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है हमारा बॉडी से, बॉडी में क्या सिक्रेट करता है भाई, इंसुलिन, इंसुलिन इज सिक्रेट। जैसे सपोज जब डायबिटीज जब बढ़ता है तो क्या होता है, इंसुलिन का मात्रा कम हो जाता है, तभी तो डायबिटीज बढ़ता है। तो पहले बता देते हैं इसको, सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज सिक्रेट करता है हमारा इंसुलिन, ठीक है। बट बोलता है ना कि इजलेट ऑफ पैंक्रियाज में दो है, एक्सोक्राइन पार्ट है, एक एंडोक्राइन पार्ट है पैंक्रियाज में, तो एक पैंक्रियाज ही क्या सिक्रेट करेगा, इंसुलिन सिक्रेट करता है। लेकिन अब यहाँ पूछा टॉक्सिक पूछ रहा है ना, टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रेटेड बाय बैसिलस thuringiensis, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्राई प्रोटीन। ऑल ऑफ दिस तो आंसर ही नहीं होगा। इंसुलिन बता दिए क्यों नहीं होगा, ट्यूबुलिन बता दिए क्यों नहीं होगा, आंसर साफ साफ दिख रहा है क्या होगा, क्राई प्रोटीन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। Which of the following diseases is generated by allergens? Allergens, allergic, allergy, ठीक है। जैसे कभी कभी देखोगे कि बहुत ज्यादा तुम लोग, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्नीजिंग होने लगता है, बहुत ज्यादा छींक आने लगता है, क्यों आता है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर कोई एलर्जन होता है जो इन्फेक्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे कि पोलन ग्रेन भी एक एलर्जन टाइप का ही है, जो किसी किसी को इनहेल हो जाता है तो बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज करा देता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं कि एलर्जी कौन एलर्जन है इसमें, स्किन कैंसर तो नहीं होगा, हे फीवर ही है जो एज जो एलर्जन के रूप में काम करता है, ठीक है। तो हे फीवर, इंटेरिक मतलब अंदर का फीवर, मतलब इनसाइड फीवर, जो बाहर कभी कभी होता है ना, कभी कभी लगता है कि इंटरनल फीवर हो गया, उसको बोलेंगे। गॉइटर अलग ही डिजीज है, ठीक है।
तो क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जन, तो हो गया तुम्हारा हे फीवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ इकोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। इकोलाई, देखो इकोलाई जो है ना वो सीवेज पॉल्यूशन को ही इंडिकेट करता है। अब कैसे इंडिकेट करता है? इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में क्या होगा? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा केमिकल्स होगा, ठीक है, केमिकल्स पाया जाएगा ना, इंडस्ट्री में केमिकल्स यूज होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर किससे? हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़े हो गए केमिस्ट्री में कि जब सोप फॉर्मेशन नहीं होता है, कभी कभी झाग नहीं बनता है, तो बोलते हैं उसको हार्डनेस ऑफ वाटर। उसमें भी कुछ कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से वाटर हार्ड हो जाता है, बोलते हैं। और सीवेज पॉल्यूशन में इकोलाई जैसा बैक्टीरिया जो होता है ना वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि हाई अमाउंट ऑफ इकोलाई ऑफ वाटर इंडिकेटर किसका होगा? सीवेज पॉल्यूशन का इंडिकेटर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल्स? कैंसरस सेल्स कौन है भाई? कैंसरस सेल्स, ठीक। कैंसर कॉज करता है कौन? टी हेल्पर सेल जो होता है ना, ठीक है, टी सेल्स ही जो होता है वही कैंसर। जैसे देखो कैंसर जब पढ़ोगे ना उसमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो टी सेल्स ही इफेक्ट होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैंसरस सेल्स? आंसर क्या हो गया? टी सेल्स। मेमोरी सेल्स भी एक टी सेल्स का ही टाइप है, लेकिन मेमोरी जैसे कि कभी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो एक एज अ जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, ठीक, तो बॉडी क्या करता है उसको याद रख लेता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मेमोरी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन? देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन जैसे सपोज एक ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 1 मान के चलो प्लैंकटन, ठीक, ट्रॉफिक लेवल 1 से 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे और 4 पे जाएंगे, ठीक है। 4 पे मान लो हम लोग ह्यूमंस हैं, ठीक, इस पे फिश है, ठीक, इस पे सपोज फिश को कौन खाएगा? सपोज मान लो स्नेक, ठीक, ठीक ना, स्मॉल फिश मान के चलो, ठीक। सो स्मॉल फिश की जगह बिग फिश लिख दे रहा है, ठीक है, बिग फिश, स्मॉल फिश को कौन खाएगा? बिग फिश को ह्यूमंस सपोज, ठीक है। अब देखो ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है, अगर यहाँ पे वाटर, ठीक है, वाटर में मान लो कुछ प्रेजेंट है जैसे कि मरकरी प्रेजेंट है एंड डीडीटी, ठीक, ये सब क्या है? ये सब केमिकल है, ठीक है, केमिकल्स है जो वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये प्लैंकटन इसको लिया तो ट्रैफिक लेवल 1 पे क्या हो गया? ये सपोज ये 2 ppm में प्रेजेंट है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 5 ppm हो जाएगा, मतलब इसका क्वांटिटी बढ़ गया, ठीक है। ये 5 से है तो ये 20 ppm हो जाएगा, मतलब जो ये इसका क्वांटिटी था वो बढ़ते जा रहा है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, इसी को बोलते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि अब प्लैंकटन खाया इसको ना, तो प्लैंकटन इसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है कैसे भी, ठीक, ना इसको मेटाबोलाइज कर पा रहा है, तो इसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन किस चीज का होता है? डीडीटी का भी होगा और मरकरी का भी होगा। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो यही हो गया तुम्हारा बायोमैग्निफिकेशन किसका होता है वो पता चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड कौन है? बस PBr 322। देखो तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी, उसमें इको R1 मैम हाई हिंट 3 ये सब का सीक्वेंसेस दिया हुआ है, ठीक है, और PBr P से प्लाज्मिड ही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? PBr 322। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विच टाइप ऑफ विटामिन? ठीक है, अब गोल्डन राइस देखो, राइस ट्रांसजेनिक क्या बोले? ट्रांसजेनिक मतलब क्या होता है कि कोई भी राइस है, ठीक, अब इसको हम लोग ऐसा मॉडिफाई कर दिया ना कि ये ट्रांसजेनिक क्रॉप बन गया, ठीक, मतलब इसमें कुछ विटामिन, कुछ तो चेंजेस किए होंगे तभी तो ट्रांसजेनिक बना, मतलब कुछ विटामिन का चेंज किए हम लोग, विटामिन इंक्रीज कर दिए। तो ट्रांसजेनिक जो राइस है उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है? विटामिन ए। तो ट्रांसजेनिक राइस ही का एग्जाम्पल है तुम्हारा गोल्डन राइस, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है इसमें विटामिन ए, जो नॉर्मल राइस में प्रेजेंट नहीं होता है। तो कौन सा हो गया आंसर तुम्हारा? विटामिन
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन, ग्राफियन फॉलिकल्स पता है कि सबसे पहले होता है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, नेक्स्ट होता है तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक, उसके बाद आएगा तुम्हारा टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर आएगा तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, पहला हो गया तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से ही तुम्हारा सेकेंडरी oocyte निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन, या सेकेंडरी oocyte बोल लो या बोल लो ओवम। ठीक, जो निकलता है इसी को बोलेंगे हम लोग ओवुलेशन। ठीक, और ग्राफियन फॉलिकल आगे जाके क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम, लूटियम बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बन जाता है, कॉर्पस, कॉर्पस हेमोरेजिकम, फिर क्या बनेगा, कॉर्पस अल्बिकेंस। ठीक, ये ऐसे ऐसे चलता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे ओवुलेशन हो गया, फिर कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस हेमोरेजिकम और कॉर्पस अल्बिकेंस। ठीक है, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी होता है तो कॉर्पस लूटियम तुम्हारा रह जाता है, नहीं होता है तो ये कॉर्पस अल्बिकेंस बन जाता है। ठीक है, अब क्या है, देखो ये तो ज्यादा डिटेल्ड हो गया। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ प्रेजेंट होता है तो पता है, ओवरी प्रेजेंट होता है, ओवरी में, ओवरी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल, और ऐसे ऐसे ओवेरियन फॉलिकल्स ऐसे ऐसे साइकिल चलता है। ठीक है, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, कॉर्पस लूटियम, फिर कॉर्पस हेमोरेजिकम और कॉर्पस अल्बिकेंस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेट्रोवायरस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जैसे हम लोग में डीएनए होता है ना जेनेटिक मटेरियल, इसमें आरएनए होता है। ठीक है, वायरसेस में मोस्टली आरएनए होता है, कुछ कुछ वायरस ही होता है जिसमें डीएनए होता है। तो रेट्रोवायरस क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है, और रेट्रोवायरस कौन सा, एचआईवी कॉज करता है, एड्स। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग एचआईवी एड्स। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों, क्योंकि बहुत सारा इसमें हम लोग को सिम्टम्स दिखा जाता है, बहुत सारा सिम्टम्स जब दिखता है ना तभी हम लोग उसको सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेट्रोवायरस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एड्स हो जाएगा। कौन कॉज कराएगा, एचआईवी, जो एक रेट्रोवायरस है, इस वजह से आंसर क्या गया, एड्स गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस का पहले ही बताया हम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ। देखो ये याद करने का है, एग्जांपल्स है इसका, वीट में, वीट का ही एग्जांपल है ये तुम्हारा कल्याण सोना और सोनालिका। ठीक है, राइस का अलग है तुम्हारा IR36, ठीक है, और IR8 ऐसे ही है एग्जाम्पल। ठीक है, इसको याद कर लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीट। तो सोनालिका और कल्याण सोना किसका है, हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट, वीट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, Which of the following is not a biofertilizer? ठीक है, Which of the following is not a biofertilizer? कौन सा नहीं है, अभी पहले बताया था बायोफर्टिलाइजर जो होता है एजोटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रिडियम का भी एक स्पीसीज है, एजोला का है, कौन नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं है, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस है ना, ये एक तुम्हारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करता है टोबैको में भी, ये मतलब उसका इल्ड खराब कर देता है बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस, ये नहीं, ये एज अ बायो फर्टिलाइजर नहीं है, मतलब ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प नहीं करता है, एज अ फर्टिलाइजर काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
masses of bacteria associated with fungal filament to form a mesh like structure is called। अब हम लोग बताया ना कि सीवेज ट्रीटमेंट में जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं कौन सा, ये यूज करते हैं फ्लॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही फ्लॉक्स यूज होता है, ठीक है। तो इसका बात कर रहा है कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया, और फ्लॉक्स क्या होता है, एक बैक्टीरिया और एक फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट, ठीक है। तो फ्लॉक्स क्या है, एक बैक्टीरिया और एक फंगल फिलामेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्लॉक्स मिथेनोजेन, प्लाज्मिनोजेन, नन ऑफ दिस। पता ही है ना कि फ्लॉक्स है एक फंगल फिलामेंट विथ बैक्टीरिया। मिथेनोजेन क्या है, जो मीथेन प्रोड्यूस करेगा। प्लाज्मिनोजेन क्या है, जो एज अ प्लाज्मिड जो है वही है। और नन ऑफ दिस आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि आंसर हो गया तुम्हारा फ्लॉक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The first clinical gene therapy was given by, तो कौन सा जीन थेरेपी क्या है, जैसे कि कभी किसी में जीन प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे एडिनोसिन डीएम, एक बच्ची थी जिसका सबसे पहला जीन थेरेपी हुआ था जिसमें वो जीन प्रेजेंट ही नहीं था, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी। इसमें क्या होता था कि उसका बॉडी बहुत वीक होने लगा था, कोई भी वायरस इन्फेक्ट करते आ जा रहा था, इसीलिए उसको जीन थेरेपी दिए थे हम लोग। किसके अगेंस्ट, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी। इसमें जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पास वो जीन ही नहीं था, इस वजह से ये डिफिशिएंसी अकर हो गया था और उसको, उस बच्चे को हम लोग क्या किए थे, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी का जीन थेरेपी दिए थे, क्योंकि उसमें एडेनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इस वजह से वो जीन थेरेपी के बाद जो ये डिजीज होता है वो क्योर हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following enzyme is used to break the bacterial cell wall? अब देखो बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बनता है, लाइसोजाइम से बनता है ना, तो लाइसोजाइम ही होगा आंसर। सेलुलोज क्या, देखो which of the following enzymes is used to break the bacterial cell wall to release DNA other बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखो जो बैक्टीरिया है इसको क्या कौन सा एंजाइम देगा, वो सेलुलोज किसको देंगे, जिसका सेल वॉल सेलुलोज से बना है, काइटिनेज सेलुलेज होगा यहाँ पे, ठीक है। सेलुलेज किसको देंगे, जिसका सेल वॉल सेलुलोज से बना है। काइटिनेज किसको देंगे, जिसका सेल वॉल काइटिन से बना है। काइटिनेज किस में होता है, फंगी में होगा, ठीक है। कोलेजन, हम लोग के भी बॉडी में भी कोलेजन, जो कोलेजन से बना है ना वो प्रोडक्ट को ये ब्रेक डाउन करेगा। फंगी में जो फंगी का आउटर वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है, तो इसलिए वहां काइटिनेज देंगे। तो उसका जो, जैसे कि अगर इस सेल वॉल को ब्रेक कर दिए तो इसका डीएनए निकल जाएगा ना बाहर, डीएनए निकल जाएगा, साइटोप्लाज्म निकल जाएगा बाहर। तो इसीलिए जो बैक्टीरिया में क्या देते हैं, लाइसोजाइम देते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है कि ये जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको डिग्रेड कर देगा और इसका डीएनए या न्यूक्लियस जो भी होता है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, लाइसोजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून क्या होता है, ऑटो इम्यून के बारे में हम लोग अभी जानेंगे पहले, ठीक है, फिर आंसर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीजेस में होता है जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या है कि कोई भी वायरस इन्फेक्ट करता है या कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम हम लोग को उस चीज से बचाता है। अब ऑटो इम्यून और इम्यून सिस्टम को पता है कि कौन सा सेल बाहर का है, कौन सा सेल अंदर का है, ठीक है। ऑटो इम्यून में हम लोग ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना डिफरेंशिएट करने का, हमारा सेल और आउटर सेल का, वो हम लोग ये भूल जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ऑटो इम्यून में क्या होता है कि खुद के ही सेल पे हम लोग का इम्यून सिस्टम एक्ट करने लगता है, ठीक है। मतलब आवर बॉडी एक्ट अगेंस्ट इटसेल्फ, ठीक है। जो हमारा जो बॉडी होता है वो हमारे ही अगेंस्ट एक्ट करने लगता है, उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून क्या होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है ना कि जैसे कि जो हमारा बॉडी है, कुछ सेल्स है, जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा जॉइंट्स के अगेंस्ट ही एक्ट करने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। GAATTC, देखो अब ये एग्जाम्पल है GAATTC, ये है एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये जैसे किस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए ये एक साइट है, ठीक है।
जैसे कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इंडिया न्यूक्लियस है ना, जो एक स्पेसिफिक डीएनए के सेगमेंट पे ही एक्ट करता है, ठीक है। अब इसका भी जैसे हम लोग पता है ना कि ये तो एक स्ट्रैंड है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड होगा, तो जी से क्या होगा सी, ए से क्या आता है टी, टी का क्या आएगा ए, टी का क्या आएगा ए, सी का क्या आएगा जी, क्योंकि क्या होता है जीसी और एटी ऐसे बॉन्डिंग होता है ना डीएनए में। तो अब क्या होगा कि कौन सा सीक्वेंस इस पे एक्ट करेगा, तो ये तो याद रखने का चीज है, ये कौन सा सीक्वेंस एक्ट करेगा, इको आर, इको देखो यहाँ पे आंसर क्या हो गया इसका इको, देखो इको आर वन, ठीक है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है ना जो एक्ट करता है। अब ये इको आर वन कहाँ एक्ट करेगा, यहाँ एक्ट करेगा। अब इसको कैसे क्लीव करेगा, ये इस तरह से, ठीक है, ऐसे ये करेगा, मतलब इसको तोड़ेगा, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक साइट है जहां पे वो एक्ट करता है, ठीक है। ये इस साइट पे ही एक्ट करेगा, इधर उधर नहीं करेगा। अब यहाँ पे इस चीज को तोड़ के और जहां तुमको लाइगेट करना है वहां लाइगेट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुमको इको आर वन। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये सब का जो होता है ना वो अलग तुम्हारा डीएनए स्ट्रैंड है, ये सब अलग एक्ट करेगा। ये नहीं कि हिंड टू यहाँ पे आके एक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्या हो गया तुम्हारा इको आर वन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The first transgenic cow was named as, कौन सा है भाई, रोजी। देखो रोजी जो है वो काऊ है, ठीक है, जो तुम्हारा 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ बना था जो रोजी। इसमें क्या था कि इसमें जो मिल्क जो ये देगी उसमें रिच होगा, किसमें रिच होगा, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स में रिच होगा, ठीक है, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स में रिच होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रांसजेनिक काऊ वाज नेम एज रोजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड्स इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, कौन सा इन्फेक्ट करेगा, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। यही एक ऐसा निमेटोड है जो तुम्हारा टोबैको के रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उसका यील्ड खराब करता है। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, जो एक ऐसा निमेटोड है जो तुम्हारे टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A molecular technique in which multiple copy of desired gene is synthesized in vitro is called, ठीक है। अब देखो विट्रो मतलब बाहर, बाहर कर रहे हैं ना, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी या आउटसाइड एनी सेल, ठीक है, एनी सेल, मतलब उसको बोलेंगे हम लोग इन विट्रो। तो कौन सा ऐसा टेक्निक जिसमें मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। पीसीआर टेक्निक है जिसको यूज करके हम लोग एक डीएनए से बहुत सारा डीएनए बना सकते हैं, ठीक है। इसमें डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, इसी वजह से इसका नाम है क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। एलाइसा, एलाइसा नहीं है बेटा, एलाइसा क्या है, एसे लिंक्ड, इसका फुल फॉर्म देख लो, एसे लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एंजाइम लिख दो यहाँ पे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे, मतलब कोई ऐसा एंजाइम है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा एक पढ़े हो गए, जैसे कि बहुत सारा यहाँ डीएनए स्ट्रैंड रखे, एक जेल लिए, उसके बाद फिर ये यहाँ पे हो गया निगेटिव एंड, यहाँ पे होगा पॉजिटिव एंड, उसके बाद देखेंगे कौन सा डीएनए कैसे चला, तो वो एक टेक्निक है जिसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। और फ्लो साइटोमेट्री ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो ये तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा पीसीआर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर, अरे भाई वेक्टर है तो वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, उसके पास ओरी साइट होना चाहिए ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कहाँ से करेगा रेप्लिकेशन, तो क्या होगा आंसर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग ओरी साइट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी तो ओरी साइट होगा, तभी तो कोई भी हम लोग रेप्लिकेशन करा सकते हैं यहाँ से, कि कोई जैसे कि हमारा जो डीएनए है उसके पास ओरी साइट है, ये खुद पे खुद रेप्लिकेट, मतलब जैसे कि हमारा डीएनए निकाले और किसी में डाले, वो खुद पे खुद वहां रेप्लिकेट नहीं करेगा, उसको एक, इसीलिए हम लोग प्लाज्मिड यूज करते हैं और एज अ वेक्टर यूज करते हैं, इस पे डीएनए लगाते हैं और इसको फिर दूसरे सेल में डालते हैं ताकि
वहां से रेप्लिकेशन हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब भी इंपॉर्टेंट फीचर है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। देखो ह्यूमन इंसुलिन जो होता है, ठीक है, हम लोग को पता है कि डायबिटीज मेलाइटस होता है, क्यों होता है, इंसुलिन के डिफिशियंसी से, ठीक है। ए और बी पेप्टाइड होता है और सी पेप्टाइड भी होता है, ठीक है। अब देखो ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, ये किस में प्रेजेंट होता है भाई, जब हम लोग का बॉडी सिंथेसाइज करता है तब सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है। बट अगर हम लोग जैसे कि कभी कभी होता है ना कि बोलते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन, तो इंसुलिन जो बाहर हम लोग को सिंथेसाइज करता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है। तो मेच्योर इंसुलिन में होता है, मेच्योर इंसुलिन में, पार्ट ऑफ मेच्योर इंसुलिन नहीं, सी पेप्टाइड क्या होता है ना, वो सिर्फ प्रेजेंट होता है प्रो इंसुलिन में, बस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रो इंसुलिन मतलब इमेच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इमेच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट होता है। प्रो इंसुलिन से जब इंसुलिन बनता है ना, तो सी पेप्टाइड हट जाता है, सी पेप्टाइड नहीं रहता है, ठीक है। तो जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनेगा तो सी पेप्टाइड चला जाएगा और ए और बी पेप्टाइड रहता ही है, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्या हो गया आंसर तुम्हारा, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज पार्ट ऑफ, नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, नहीं होगा, फॉर्मेशन ड्यूरिंग मैच्योरेशन, रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। तो बताएं हम ना कि जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनेगा तो सी पेप्टाइड क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो अब आंसर हो गया, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। HIV that causes AIDS first starts destroying। HIV जो है सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करता है बता, सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। सबसे पहले बताया ना, सबसे पहले क्या स्टार्ट करता है HIV सबसे पहले करेगा, लेकिन मास्ट सेल को, मास्ट सेल से जाएगा तुम्हारा टी हेल्पर सेल्स पे, ठीक है, टी हेल्पर सेल्स पे जाएगा और टी हेल्पर सेल को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करने का कोशिश स्टार्ट करता है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an example of hormone releasing IOD कौन सा है, LNG और प्रोजेस्टासाइड। कॉपर टी और मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, लिपेज लूप है, नॉन मेडिकेटेड IOD। तो तुम्हारा LNG 20 और प्रोजेस्टासाइड क्या है, वो हार्मोन रिलीजिंग है, जिसमें हार्मोन रिलीज करके तुम्हारा जो एज ए इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एक्ट करता है, ठीक है। कॉपर टी और मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, लिपेज लूप क्या है, नॉन मेडिकेटेड IOD है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In malignant tumors, the cells of proliferative grow rapidly and move to other parts of the body to form new tumors. This stage, अब देखो कभी भी जैसे कि एक malignant tumor होता है, एक benign tumor होता है, ठीक है। malignant tumor एक हो गया तुम्हारा benign tumor। malignant tumor बहुत ज्यादा हैजार्डस होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फैलाता है, या फिर बोलो कि ट्रीटेबल नहीं होता है, ठीक है, हैजार्डस होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में, जैसे बिनाइन ट्यूमर तो उतना तुमको परेशान नहीं भी करेगा, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर तुमको बहुत परेशान करेगा, ये ट्रीटेबल भी नहीं होता है जल्दी। और मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक ऐसा खासियत है मेटास्टैसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेटास्टैसिस। सपोज अगर एक सेल में कैंसर होता है ना, तो दूसरे सेल में भी ट्रांसफर हो सकता है, इसी को बोलते हैं मेटास्टैसिस। जब सपोज यहाँ कैंसर हुआ तो ब्लड किसे कहीं और फैलेगा। बेनाइन ट्यूमर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में है कि अगर कोई भी सेल में कैंसर होगा तो ये कैंसर कहीं और भी फैलने लगेगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेटास्टैसिस, जो तुम्हारा मेटास्टैसिस मतलब एक सेल से कहीं और भी फैलने लगेगा, उसको बोलते हैं। जैसे कि एक ये यहाँ है, ब्लड फ्लो कर रहा है, सपोज इस सेल में कैंसर हो गया, ठीक है, इस सेल में अगर कैंसर हो गया तो ब्लड के साथ कहीं और भी ये कैंसर फैल जाएगा, ठीक है, जबकि बेनाइन ट्यूमर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया तुम्हारा, मेटास्टैसिस। क्या हो गया, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स ऑफ प्रोलिफरेट, सेल क्या करता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, प्रोलिफरेट मतलब बड़ा होगा, ठीक है, ग्रो करेगा,
साइज बढ़ाएगा, रैपिडली ग्रो करता है, ठीक है, ट्यूमर क्या है वो रैपिडली बढ़ता है, ठीक है, एंड मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बताएं कि अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे मूव करने लगेगा, तो इस स्टेज ऑफ डिजीज को क्या बोलेंगे हम लोग, मेटास्टैसिस बोलते हैं, ठीक है। आंसर हो गया तुम्हारा मेटास्टैसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया, जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन और ट्रांसफर, ठीक। जिफ्ट का फुल फॉर्म हो गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर, ओवा तो नहीं होगा ना, ठीक है। अब देखो जाइगोट का दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में ही देखते हैं, ओवा को काट दो। Zygote is collected from a female donor and transferred to the fallopian tube. Zygote is collected from a female donor and transferred into uterus. यहाँ क्या बताया, zygote और fallopian tube, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, zygote is collected from a female donor and transferred to the fallopian tube। हो गया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The bacteria which converts milk into curd, कौन सा बताया, बहुत बात रिपीटेड है शायद ये क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, स्पाइरलम, ये सब अदर बैक्टीरियाज है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस कुछ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, क्लोस्ट्रीडियम अलग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, स्पाइरलम अलग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, ठीक है, हमारे गट में भी प्रेजेंट होता है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, और कर्ड में विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है जो बेनिफिशियल है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा तुम्हारा, लैक्टोबैसिलस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। Which one of the following hormones is secreted by the human placenta that helps in maintenance of pregnancy? अब देखो प्रेगनेंसी कौन मेंटेन करता है, सबसे पहले तो कॉर्पस लूटियम जब था तब मेंटेन करता था, उसके बाद जब कॉर्पस लूटियम नहीं रहेगा ना तो कौन मेंटेन करेगा, प्लासेंटा से रिलीज होगा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, वो रिलीज करेगा, तो वो कराएगा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन अलग चीज है, ऑक्सीटोसिन, ह्यूमन प्लासेंटा, लैक्टोजन, मिल्क, ठीक। HCG तुम्हारा प्रेगनेंसी हो गया, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है, ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन फॉर्मेशन कराएगा मिल्क का, ठीक है, फॉर्मेशन। रिलैक्सिंग क्या करेगा, सर्विक्स को डायलेट कराएगा ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है, पार्चुरेशन मतलब जब बच्चा डिलीवर होता है तब, ठीक है, पार्चुरेशन, ठीक है। तो आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लासेंटा दैट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, क्या हो जाएगा, HCG हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व क्या भाई, फर्टिलाइजेशन क्या है, जब ओवा स्पर्म से मिलेगा वही तो फर्टिलाइजेशन है, तो आंसर क्या देखो, रिलीज ऑफ गैमेट फ्रॉम गोनैड्स, रिलीज तो नहीं होगा ना, ओवुलेशन बोलते हैं, एक तो एक स्पर्मिएशन बोलते हैं जब स्पर्म निकलता है तो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट, अटैचमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, पूरा स्पर्म ट्रांसफर कभी नहीं होता है ओवम में, हमेशा इसका न्यूक्लियस जाता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म ओवम का ही रहता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Spot the odd one from the following structures with refer to male reproductive system। अब देखो मेल ऑड बोल रहा है ना यहाँ पे, ऑड मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होगा वही होगा, रेटिटेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, वासा डिफरेंशिया, इस्थेमस नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस्थेमस। इस्थेमस कहाँ होता है, यूट्रस में, ये जब यूट्रस था, ठीक है, तो जो फैलोपियन ट्यूब का जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इस्थेमस, ठीक है। इस्थमस क्या है, वो फैलोपियन ट्यूब का कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, उसको बोलते हैं इस्थमस, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा इस्थमस, जो एक ऑड वन आउट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पेक्ट्रम इनटू ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज, यहाँ होगा स्पर्म, ठीक है, स्पेक्ट्रम में स्पर्म। द मेथड ऑफ डायरेक्ट
डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम, ठीक है, इन ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ना, इन विट्रो और इन वीवो, इन विट्रो और इन वीवो, ठीक है। तो स्पर्म को जब ओवम में इंजेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? देखो फुल फॉर्म पहले तो देख लेते हैं क्या क्या है फुल फॉर्म। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है। ZIFT, ZIFT का क्या है? देखो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। यहां गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक, ठीक है। और ET हो गया तुम्हारा एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म। अब देखो इंजेक्ट कर रहे हैं स्पर्म को, तो यहाँ पे इंजेक्शन एक ही में तो आ रहा है, तो यही तो ऑप्शन हो जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, जो यहाँ पे ट्रांसफर है, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, ICST लिखा हुआ है, या इंसेमिनेशन या इंजेक्शन भी बोलते हैं, ICSI भी बोलते हैं, यहाँ है ICST, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इस ICST में ही क्या करते हैं, स्पर्म को एक नीडल के मदद से ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा ICST, ठीक है। ये तुम्हारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आंसर हो गया ICST। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज कंट्रासेप्टिव। अब देखो सर्जिकल प्रोसीजर तो सब है ना, ओवेरिएक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, वैसेक्टोमी, कैस्ट्रेशन, ठीक है। ओवेरिएक्टोमी ओवरी काट के हटा दिए, हिस्टेरेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब काट के हटा दे रहे हैं, वैसेक्टोमी वास डिफरेंस को हटा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो वैसेक्टोमी, अब देखो हिस्टेरेक्टोमी भी है और वैसेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी क्या है ना कि यूट्रस ही हटा दिए, ठीक है, और वैसेक्टोमी क्या है कि वास डिफरेंस जो है उसको कट करके लाइगेट कर दिए, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा, तुम्हारा वैसेक्टोमी, क्योंकि ये बहुत इजी होता है ये करने के लिए भी, और ये फेवरेबल भी है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है तुमको, ठीक है, और ज्यादा बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा तुम्हारा वैसेक्टोमी। तो चलो 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, अभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इक्यावन भी डाल दिया। विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, काट देना इतना, ठीक ना, काट दोगे ना, वापस से बोल रहे हैं, ठीक है। चलो 51th क्वेश्चन है, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मैन। देखो प्लाज्मोडियम, ठीक है, जब प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हो गई, वो कैरी करती है ये प्लाज्मोडियम, वो आके ह्यूमन को इन्फेक्ट करी, ठीक है। अब ये ह्यूमन में साइकिल जो देखोगे NCERT में दिखा हुआ है कि जब ये प्लाज्मोडियम आता है, ठीक है, तो सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करता है, लीवर सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। लीवर सेल में बहुत सारा बनेगा, बहुत सारा स्टेजेस, मतलब गैमेटोसाइट्स बनाता है अपना इसमें भी, ठीक है, गैमेटोसाइट बनेगा, उसके बाद लीवर सेल से निकल के कहाँ जाएगा, RBC में जाएगा, ठीक है, RBC में भी स्टेज बनाएगा, यहाँ पे गैमेटोसाइट बनेगा जिसको बोलेंगे स्पोरोजॉइट स्टेज, क्या बोलेंगे तुम्हारा, स्पोरोजॉइट स्टेज, ठीक है। अब जब RBC टूटता है और ये निकलता है स्पोरोजॉइट, तो हम लोग को कभी कभी ठंडा लगता है मलेरिया में, ठीक है, तो बोलेंगे चिल्स ऑफ फीवर होता है हम लोग को, क्या बोलेंगे, चिल्स ऑफ फीवर, ठीक है, कभी कभी फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। तो कौन सा स्टेज हो गया, यहाँ पे बता दिया हमें, स्पोरोजॉइट स्टेज हो गया। अब यही स्टेज को जब भी कोई मतलब जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, कोई भी इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगी, ठीक है, तो ये स्पोरोजॉइट स्टेज उसके सलाइवा में चला जाएगा, वहां से तुम्हारा चला जाएगा तुम्हारा गट में, वहां फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद फिर जो भी इन्फेक्टेड स्टेज है वापस से उस मलेरिया में आएगा और वो नेक्स्ट ह्यूमन को ट्रांसफर करेगी, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा कौन सा स्टेज प्रेजेंट होता है, तुम्हारा स्पोरोजॉइट स्टेज प्रेजेंट होता है तुम्हारा मैन में, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, ठीक है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आ सकता है और बहुत क्वेश्चन जो हम नहीं भी डाले फिर भी हम डिस्कस किए क्योंकि वो रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए पढ़ते रहिए और थैंक यू।